जय हिंद, नमस्कार। यूपीएससी के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम देख रहे थे विजन आईएएस प्री 2023 टेस्ट सीरीज नंबर 2, जिसमें अब तक हम 50 नंबर के प्रश्न को देख चुके थे। अब हमारा देखते हैं 50 नंबर के प्रश्न का आंसर आप लोग को नहीं बताए थे, आप लोग के ऊपर छोड़े थे। तो इसमें हम देखते हैं क्या सही होगा। जो वर्तमान में 14 मूल कर्तव्य हैं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 51A में 11 मूल कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन है, इसलिए ये गलत हो जाता है। दूसरा जो है सही हो जाएगा, इसमें हमारा दूसरा कथन सही हो जाएगा, इसलिए इसमें हमारा 50 नंबर के प्रश्न में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम 51 नंबर का प्रश्न। 51 नंबर का प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से व्यापक महत्व के किसी विषय पर विधिक परामर्श लेना चाहता है तो ए, उच्चतम न्यायालय स्वयं को विधायी शक्ति मान सकता है, बी, राष्ट्रपति को न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को स्वीकार करना पड़ता है, सी, उच्चतम न्यायालय परामर्श देने से इनकार कर सकता है, डी, राष्ट्रपति को इसके लिए पहले संसद की अनुमति लेनी होती है। तो इसमें हम देखेंगे कौन सी, इसमें सी सही हो जाएगा। और अगर हम देखें इसको थोड़ा डिटेल से, तो संविधान के अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान है। पहला है, यदि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया या उत्पन्न होने की संभावना है जो व्यापक महत्व का है, और दूसरा, ऐसे मामले में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को अपना परामर्श दे सकता है या देने से इनकार कर सकता है। इस प्रकार देख सकते हैं अनुच्छेद 43 के तहत आता है ये। अगला है 52 नंबर का प्रश्न है हमारा। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से कर सकता है? ए, प्रधानमंत्री, बी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद, सी, संसद, डी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें हम देखेंगे क्या सही हो जाएगा 52 नंबर के प्रश्न में। जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद है उसके माध्यम से जो है राष्ट्रपति अपनी शक्तियों या कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। आगे हम देखते हैं 53 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संघवाद संयुक्त राज्य अमेरिका के संघवाद से भिन्न है। इस संदर्भ में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय या उच्चतम न्यायालयों के बीच के अंतरों पर विचार कीजिए। जिसमें हमारा पहला अंतर है, इस प्रकार देखते हैं, अमेरिकी उच्चतम न्यायालय या आरंभिक क्षेत्राधिकार भारतीय उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार से अधिक व्यापक है। दूसरा कथन है, दोनों न्यायालयों का अपीलीय क्षेत्राधिकार केवल संवैधानिक मामलों तक सीमित है। तीसरा कथन है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, जबकि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के पास कोई सलाहकारी क्षेत्राधिकार नहीं है। तो हम देखते हैं इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। 53 नंबर का प्रश्न है, हमको इसमें देखना पड़ेगा क्या होगा। हम देखते हैं क्या है इसमें। ए, केवल 1, बी, केवल 1 और 3, सी, 1, 2, 3, डी, 1, 2 और 3। तो इसमें हम देखते हैं क्या सही हो जाएगा। अगर हम इसके मतलब मूलभूत देखते हैं तो भारत का अपीलीय क्षेत्राधिकार है वो काफ़ी व्यापक है, और तो इस आधार पे ये गलत हो जाएगा। दूसरा वाला हमारा इस तरीके से हमारा 1 और 3 सही हो जाएगा। तो 53 नंबर का प्रश्न हमारा बी सही हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है, मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1, यह मंत्रिपरिषद से छोटा निकाय है। 2, इसकी शक्तियाँ तथा कार्य संविधान में परिभाषित है। 3, यह राष्ट्रपति के लिए एक सलाहकारी निकाय है तथा इसकी सलाह उन पर बाध्यकारी होती है। चौवन नंबर का प्रश्न हम फिर से देखते हैं, मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से नहीं है? 1, यह मंत्रिपरिषद से छोटा निकाय है। 2, इसकी शक्तियाँ तथा कार्य संविधान में परिभाषित है। 3, यह राष्ट्रपति के लिए एक सलाहकारी निकाय है तथा इसकी सलाह उन पर बाध्यकारी होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1, बी, 1 और 3, सी, केवल 2 और 3, डी, केवल 1 और 2। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। अगर हम सबसे पहले देखेंगे इसमें पहला, यह मंत्रिपरिषद से छोटा निकाय, यह सही हो जाएगा। इसकी शक्ति तथा कार्य संविधान में परिभाषित है, यह समय समय पे जो है परिभाषित इसको किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। और 3 नंबर का देखते हैं, यह राष्ट्रपति के लिए सलाहकारी निकाय है, ये सही हो जाएगा। तो हमारा 1 और 3 सही हो जाएगा। इस प्रकार 53 नंबर के प्रश्न में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला देखते हैं, हमारा 55 नंबर का प्रश्न है, जिसमें हम देख रहे हैं राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, द्विसदनीय विधायिका के मामले में राज्यपाल केवल तभी अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब दोनों सदन सत्र में ना हो। दूसरा कथन है, उसे अपने आधिकारिक कृत्यों के लिए कानूनी दायित्व से व्यक्तिगत उन्मुक्ति प्राप्त होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 55 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, इसमें कौन सा सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना ही एक ना ही दो। तो हमारा अगर इसमें हम देखते हैं कौन सा सही होगा, तो कि इसमें केवल बी सही, दो सही हो जाएगा। केवल दो सही है, मतलब बी सही है। अगला देखते हैं हम 56 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित मामलों में से किसमें संसद की सदस्यता 10वीं अनुसूची के निर्हत्ता से ग्रस्त हो जाती है? इसको हम देखते हैं। यदि कोई निर्दलीय सदस्य 6 माह की समाप्ति से पहले किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। दूसरा कथन है, यदि कोई नाम निर्देशित सदस्य 6 माह की समाप्ति से पहले किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। तीसरा है, यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता का त्याग कर देता है जिससे वह संबंधित था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हमारा देखते हैं 56 नंबर का प्रश्न है, इसमें क्या सही होगा। ए केवल 1 3, बी के 1 और 2, सी केवल 3, डी 1 2 और 3। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या सही होगा। इसमें हमारा जो है 56 नंबर का प्रश्न है, इसमें हमारा 1 सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा और तीसरा सही हो जाएगा। 56 नंबर के प्रश्न में हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 3। 57 नंबर का प्रश्न है हमारा, सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, किसी सहकारी समिति के लिए निर्वाचनों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। दूसरा है, किसी सहकारी समिति में निवेशकों की संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। तीसरा है, सहकारी बोर्ड में कम से कम 2 महिला प्रतिनिधि होंगे। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 और 3। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न है हमारा ये। 57 नंबर के प्रश्न पहला कथन देखते हैं। तो पहला हमारा इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा जो है हमारा ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 21 से अधिक नहीं होगी। हमारा दूसरा सही हो जाएगा और तीसरा सही हो जाएगा। ये सही बात है, 21 से अधिक नहीं होंगी। और जो है कि किसी भी सहकारी समिति में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, महिला वर्ग के सदस्यों और प्रत्येक राज्य विधान मंडल, ऐसे प्रत्येक सहकारी समितियों के बोर्ड में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए 1 1 सीट और महिलाओं के लिए 2 2 सीट के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार इसमें 57 नंबर का प्रश्न, जिसमें हमारा बी सही हो जाएगा, 2 और 3। अगला है 58 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति या शक्तियां हैं? 1, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग। दूसरा है, जब लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल के पास बहुमत नहीं हो तब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तीसरा है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करना। तो 58 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी 2 और 3, डी 1 2 और 3। तो हमारा इस प्रकार देखते हैं 58 नंबर के प्रश्न में हमारा 1 और 2 सही हो जाएगा। ये भी विवेकाधिकार शक्तियाँ हैं तथा ये भी विवेकाधिकार की शक्तियाँ हैं। तो हमारा 58 नंबर के प्रश्न में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही। बी ऑप्शन, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 59 नंबर का प्रश्न है हमारा, भारत में केंद्र और राज्य विधान परिषद राज्य विधान के क्षेत्रीय विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग के लिए संसद की क्षेत्रीय अधिकारिता असीम प्रकृति की है। दूसरा है, इसमें हमारा दूसरा अगर देखते कथन है, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून उस राज्य के बाहर नहीं लागू हो सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, बी केवल 2, सी 1 2
और एक और दो दोनों, डी ना ही एक ना ही दो। तो इसमें जो हम देखते हैं कि जीएसटी से संबंधित कानून होता है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में भी लागू होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और पहले ये भी गलत हो जाएगा। इसमें हमारा इस प्रकार से डी सही हो जाए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, इसका तात्पर्य है। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है रिकॉर्डेड कोर्ट है, इसके लिए नीचे मतलब क्या तात्पर्य है। कथन 1, उच्चतम न्यायालय के निर्णय सर्वकालिक अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं, ये स्पष्ट रूप से सही है, इसी का ये नाम से ही आप स्पष्ट कर सकते हैं। और दूसरा है, उच्चतम न्यायालय के पास न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है, ये भी सही हो जाएगा हमारा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक दो और दोनों, डी ना ही एक ना ही दो। तो इस प्रकार हम देखते हैं इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सी सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 61 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विषय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के दायरों में शामिल हैं। 1 कृषि, 2 खादी ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योग, 3 गंदी बस्ती सुधार एवं प्रोन्नयन, 4 जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी 1 2 4, डी 2 3 4। तो इसमें हम अगर देखें 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल होते हैं उसके तहत। तो इसमें जो है अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखने का प्रयास करें तो देख सकते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें विकल्प की बात करें तो इसमें हमारा 1 2 4 सही हो जाए। गंदी बस्ती सुधार एवं प्रोन्नयन ये शामिल नहीं होता है क्योंकि ये 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें हमारा यही वाला नहीं होगा, तीसरा वाला हमारा तीसरा नहीं होगा और 1 2 4 सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें हमारा। आगे देखते हैं 62 नंबर का प्रश्न है, केंद्र सरकार की कार्यकारी शाखा में कौन शामिल होते हैं। 1 राष्ट्रपति, 2 मंत्रिपरिषद, 3 सभी संसद सदस्य, 4 महान्यायवादी। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 3, बी केवल 1 2 4, सी 1 2 3, डी 1 2 3 4। इस प्रकार से हम इसको देख रहे हैं। हमारा 62 नंबर का जो प्रश्न है इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 नंबर के प्रश्न में हमारा 1 2 4 सही हो जाएगा। और जो तीसरा होता है ये संसद के तहत ही आएंगे, तो ये अलग से नहीं हो जाए, इसका प्रावधान अलग से नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है 62 नंबर के प्रश्न में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 4 3 को छोड़ दें। अगला हमारा है, देखते हैं 63 नंबर का प्रश्न है, विभागीय स्थायी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है। 1 इन समितियों के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जाता है। दूसरा है ये संबंधित मंत्रालयों की अनुदान संबंधी मांगों पर विचार करती हैं और बजट में कटौती का सुझाव दे सकती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 2 और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना करने में सहायता की थी। उन्होंने मेहर मुनीर नामक नाटक और द ब्रोकन विंग नामक कविता की रचना की थी, जिसे उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को समर्पित किया था। उपयुक्त परिच्छेद किस व्यक्तित्व की पहचान उपयुक्त परिच्छेद से व्यक्तित्व की पहचान कीजिए। ए पार्वती गिरी, बी सरोजनी नायडू, सी सरला देवी चौधरानी, डी दक्षायणी वेला युधान। तो 64 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, इसमें जो सरोजनी नायडू हैं ये सही हो जाएगा। इसको थोड़ा हम और इनके बारे में पढ़ लेते हैं, सरोजनी नायडू के बारे में। हाल ही में भारत ने सरोजनी नायडू की 143वीं जयंती की स्मृति पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। और सरोजनी नायडू के बारे में अगर हम देखें तो सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष, इसके पहले पहली एनी बेसेंट थी, 1925 में बनी थी।
अगर इनके कुछ अनुवाद देख लें जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो फारसी में रचित मेहर मुनीर नामक नाटक, द बर्ड ऑफ द टाइम, द ब्रोकन विंग्स 1917 में नामक कविताएं जिसे उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को समर्पित किया। द सॉन्ग ऑफ पैल्किन बेसरसर्ग 1977 में लिखा। फेदर ऑफ डॉन 1961 में इनकी कुछ कविताएं हैं। अगला देखते हैं 65 नंबर का प्रश्न है, संत गाडगे बाबा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अवध के एक समाज सुधारक थे। उन्होंने संत कबीर और रैदास की परंपरा का अनुसरण किया। ये सही हो जाएगा, ये पहला गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 65 में जो है 65 नंबर के प्रश्न में देखते हैं क्या सही होगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना ही एक ना ही दो। तो हमारा जो 65 नंबर का प्रश्न है इसमें हम देखते हैं क्या सही, हमारा केवल दो सही हो जाएगा, जिस प्रकार से इसमें हमारा बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम 66 नंबर का प्रश्न है। 66 नंबर का प्रश्न देखते हैं फिर से हम, निम्नलिखित में से कौन सा से 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य उपबंध नहीं है? एक, गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन करना। दूसरा है राज्य वित्त आयोग का गठन करना। तीसरा है पंचायतों में संसद के सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना। देखते हैं हम इसमें, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अगर हम इसमें देखते हैं, ए केवल एक और दो, एक और दो, बी केवल तीन, सी केवल एक और तीन, डी केवल दो। तो इसमें हम देखते हैं ये भी है, ये भी है, ये जो है अनिवार्य नहीं है। इसमें हमारा डी तीसरा जो है, तीसरा अनिवार्य नहीं है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा 66 नंबर के प्रश्न में। आगे हम देखते हैं अपना 67 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से राज्यपाल को निर्वाचित करने के बजाय नियुक्ति करने के संभावित कारण है या हैं? ए, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव को रोकना। दूसरा है निर्वाचन प्रक्रिया में होने वाले निर्वाचन व्यय को घटाना। तीसरा है यह राज्यों में अलगाववादी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करेगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी दो तीन, सी एक और दो, डी एक दो तीन। तो 67 नंबर के प्रश्न में हमारा अगर देखते हैं तो इसमें तीनों सही हो जाएगा हमारा, तो इस प्रकार से इसमें हमारा डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम 68 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला है हमारा, राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करना अनिवार्य है। दूसरा है जब मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देती है तब राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार कार्य करता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक दो दोनों, डी ना ही एक ना ही दो। तो 68 नंबर का हमारा जो प्रश्न है इसमें देखते हैं, पहला कथन हमारा, राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करना अनिवार्य है, ये गलत हो जाएगा। और दूसरा हमारा है जो ये सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा केवल इसमें दूसरा सही है, तो 68 नंबर के प्रश्न में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 74 में उपबंध है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों के निर्वहन में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसलिए कथन एक जो है सही है। अगला देखते हैं 69 नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं? ए, लोकसभा के निर्वाचित नाम निर्दिष्ट सदस्य। दूसरा है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा है संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और चौथा है विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक दो तीन, बी केवल दो तीन, सी एक और चार, डी
1 2 3 4। तो हमारा 69 नंबर का जो प्रश्न है इसमें हम देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। लोकसभा के निर्वाचित व नाम निर्दिष्ट सदस्य, तो ये हो जाएगा हमारा जो है गलत। पहला इसमें हो जाएगा हमारा गलत। दूसरा देखते हैं, ये सही हो जाएगा। और देखते हैं हम 69 नंबर के प्रश्न में तीसरा हमारा सही हो जाएगा, चौथा सही नहीं जाए होगा। तो हमारा इसमें केवल 2 और 3 सही हो जाएगा। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही हो जाएगा 69 नंबर के प्रश्न में हमारे। 70 नंबर का प्रश्न है, संसद सदस्यों को प्राप्त संसदीय विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें संसद के सत्र के दौरान सिविल और दंडिक दोनों अपराधों के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामले में निर्णय करने का अंतिम अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना ही 1 ना ही 2। तो हम 70 नंबर का जो प्रश्न है इसको देखते हैं, इसमें क्या सही हो जाएगा। इसमें हमारा जो है पहला जो है हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। 70 नंबर का प्रश्न है, संसद के सदस्यों को संसद सत्र के दौरान सत्र शुरू होने से 40 दिन पूर्व एवं सत्र की समाप्ति के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं। इस प्रकार इसमें हमारा पहला गलत हो जाएगा, इसी से दूसरा हमारा सही हो जाएगा। हम देखते हैं इसमें केवल 2, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला 71 नंबर का प्रश्न है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की जाती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा, बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सी संसद द्वारा, डी संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो 71 नंबर का जो प्रश्न है इसमें हम देखते हैं, इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। संविधान में इसका निर्णय राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ देता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के कार्यभार के आधार पर समय समय पर उसके न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करते हैं, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा ईस्टर्न ब्रिज 4 भारत और निम्नलिखित में से किस देश के मध्य संयुक्त वायुसेना अभ्यास है? तो 72 नंबर का हमारा प्रश्न है, ए थाईलैंड, बी मलेशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ओमान। तो इसको थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। हाल ही में भारत ओमान अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 4 2022 वायुसेना स्टेशन जोधपुर पर एक सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। ओमान की शाही वायुसेना RAFO भारतीय वायुसेना IAF के साथ अभ्यास में भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों वायुसेनाओं के परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने हेतु परिचालन का प्रदर्शन एवं सर्वोत्तम प्रथाओं का पारस्परिक आदान प्रदान करना। अगला हम देखते हैं, इस प्रकार अगर हम देखें 72 नंबर के प्रश्न में, तो हमारे इसमें डी सही हो जाएगा, ओमान होगा। अगला देखते हैं 73 नंबर का प्रश्न है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहा हो तब निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ए उससे सभी उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं जो राष्ट्रपति को उसके आधिकारिक कृत्यों के लिए उपलब्ध हैं। दूसरा है, बी वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्य का पालन करता रहता है। सी वह कोर्ट मार्शल के दंड को क्षमा कर सकता है। डी वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो हमारा जो 73 नंबर का प्रश्न है इसमें हम देखते हैं क्या क्या सही हो जाएगा, क्या सही नहीं है। वह राज्यसभा के राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करता रहता है, ये हमारा सही हो जाएगा और सभी गलत हो जाएंगे। इसमें हमारा केवल बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें हमारा बी ही सही होगा और कोई नहीं सही होगा। 74 नंबर का प्रश्न है, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 पेशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए
इस अधिनियम के उपबंध में केवल उत्तर पूर्व भारत के राज्यों पर लागू होते हैं। दूसरा हमारा है ग्रामीण विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना ही एक ना ही दो। तो इसमें भी हमारा अगर हम देखें क्या सही हो जाएगा, इसमें पहला देखते हैं, पहला हमारा गलत हो जाएगा और दूसरा भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हमारा 75 नंबर का प्रश्न है। प्रकलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है क्योंकि यह पूरे वर्ष सभी मंत्रालय और विभागों की जांच करता है। दूसरा है यह बजट अनुमानों की जांच संसद द्वारा उन पर मतदान किए जाने के बाद ही करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना ही एक ना ही दो। तो हमारा 75 नंबर का जो प्रश्न है इसमें हम देखते हैं कौन सा सही होगा, कौन गलत हो जाएगा। इसे अस्थायी या मितव्ययिता समिति कहा जाता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं यह बजट अनुमानों की जांच संसद द्वारा उन पर मतदान किए जाने के बाद ही करती है। तो ये हमारा 75 नंबर के प्रश्न में दूसरा कथन सही हो जाएगा। दूसरा इसमें हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें हमारा केवल बी केवल दो सही हो जाएगा। तथा इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा हम लगातार इस तरीके से पूरी टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराते रहेंगे चैनल पे तथा करंट अफेयर भी कवर करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।